हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टुगेदर ऑनलाइन चैनल। इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शेयर कर रहे हैं इस वीक का रोजगार समाचार, अर्थात 29 मई से 4 जून 2021 तक का रोजगार समाचार। दोस्तों, रोजगार समाचार जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ परीक्षा में पूछे जा सकने वाली इंफॉर्मेशन को भी पब्लिश करता है और ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। इसमें प्रकाशित तथ्यों से हम अपनी आंसर राइटिंग की स्किल को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। साथ साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का डाटा भी तैयार कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखते समय अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठें, सो दैट आप इम्पॉर्टेंट डाटा को आप नोट कर सकें, ताकि आपको बार बार एग्जाम के टाइम में पूरा पेपर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग में हम केवल न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और दूसरे भाग में जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये चैनल पूरी तरह से शैक्षणिक चैनल है। इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। ये छात्रों के हित के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, आपको लगे कि ये आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में हेल्पफुल है, तो कृपया अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में जानकारी दीजिएगा, उनसे शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पे बटन दबाइएगा, सो दैट जब भी नया वीडियो इस तरह का तैयार हो तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इस बार के रोजगार समाचार के फ्रंट पन्ने पर फ्रंट पन्ने पर कोई विशेष समाचार नहीं है। केवल कैरियर ऑप्शंस के बारे में चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रोजगार समाचार के आखिरी पन्ने के ऊपर आते हैं, जहां इस वीक में घटित होने वाली मुख्य घटनाओं की चर्चा की गई है। सबसे प्रमुख घटना जो इस वीक में हुई है, वो हुई है पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से चिपके हुए किस आंदोलन से जाने जाते हैं? ये चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित नेता है। इन्होंने पर्यावरण के सुधार के लिए काफी सारे प्रयास किए थे, काफी सारी कोशिशें इन्होंने की थी। दूसरी न्यूज है कोरोना संक्रमण की घर पर जांच के लिए कोविसेल्फ किट। ये नाम याद रखना है आपको, किट का नाम याद रखना है, कोविसेल्फ किट। और ये किसने इसकी मंजूरी दी है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना संक्रमण की घर घर पर जांच करने के लिए कोविसेल्फ किट को 20 मई 2021, ये तीनों चीजें, ये डाटा आपको याद रखना है, इसकी अनुमति दी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किट का उपयोग करने वाले को माईलेब ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप में जांच की प्रक्रिया के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन दी गई है, डायरेक्शन दिए गए हैं और ऐप के जरिए रोगी को अपनी जांच के परिणामों की जानकारी भी मिल सकेगी। इस रैपिड एंटीजन जांच के लिए सिर्फ नाक से नमूना लेने की जरूरत पड़ेगी, गले से नमूना लेने की जरूरत नहीं है। केवल नाक से नमूना लेने पर भी आपको कोरोना की जांच की जा सकेगी। अगली खबर है कोविड से संबंधित है। अगली खबर भी कोविड-19 से संबंधित सलाह के लिए आयुष मंत्रालय ने एक नई हेल्पलाइन शुरू की और इस हेल्पलाइन का नंबर है 14443 1443। इसके जरिए आप संबंधित आयुष आधारित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने व्हाट्सएप से उन्होंने व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने डिक्लेयर की थी, उसको वापस लेने के लिए सरकार ने कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को 19 मई 2021 को अपना नोटिस भेज करके ये पॉलिसी वापस लेने के लिए कहा है। अगली खबर है चीन से संबंधित। मंगल पर उतरा है चीन का रोवर। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने कहा है कि उसका रोवर ज़ुरोंग 7 माह की यात्रा और कक्षा में 3 माह गुजारने के बाद 15 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर गया है।
अमेरिका के अलावा रूस, यूरोपीय संघ और भारत भी मंगल पर अपने अंतरिक्ष यान भेजने में कामयाब हो चुके हैं। देखिए, भारत के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। भारत 2014 में मंगल की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक भेजने वाला एशिया का पहला देश बना था। और हमने सबने मॉम पिक्चर भी देखी है, जो कि मंगल पर अपने अंतरिक्ष यान को भेजने के बारे में ही थी। अगली खबर है, एटीएम से निकाली जा सकेगी ऑनलाइन वॉलेट की रकम। एटीएम से आप जितने भी ऑनलाइन वॉलेट है, जैसे अमेजन पे, ओला मनी, मोबीक्विक, फोन पे, दिल्ली मेट्रो कार्ड, इनके जितने भी वॉलेट में जो पैसे रखे हैं उनको आप एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से प्रति ट्रांजेक्शन 2000 रुपये तक की राशि आप निकाल सकते हो। वॉलेट से प्रति माह 10,000 रुपये मैक्सिमम आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की है और अधिसूचना जारी करने की तिथि है 19 मई 2021। अगली खबर स्पोर्ट्स से संबंधित है। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच नियुक्त किए गए। उन्हें 2014 के इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम का बल्लेबाज सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। भारत को श्रीलंका दौरे में 13, 16 और 19 जुलाई को तीन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं। 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को भी 22 से 27 जुलाई के बीच में आयोजित की जाने की संभावना है। ये इन सभी के बीच में टीम इंडिया के कोच रहेंगे राहुल द्रविड़ रहेंगे। अगली खबर फिर से खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। योग्य एथलीटों, प्रशिक्षकों, विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित पक्षों को दूसरी बार भी बिना अनुशंसाओं के खुद को नॉमिनेट करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की इजाजत दी गई है। 2020 में और 2021 में 2 साल हो गए कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण। ये स्वयं अपने आप अपना आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति इस बार भी दी गई। हमने आपसे पहले कहा था कि पहले पन्ने के ऊपर विशेष कुछ जानकारी नहीं दी गई है। पहले पन्ने पे इस बार जानकारी दी गई है। चक्रवात क्या होते हैं, साइक्लोन क्या होते हैं। अभी हाल ही में आपने साइक्लोन के बारे में चर्चा की थी, साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। ये जो चौथा साइक्लोन आया था चक्रवात ताऊते 18 मई 2021 को गुजरात तट से टकराया था, उसके बारे में हम सभी ने काफी पढ़ा है, काफी चर्चाएं भी हुई है। उसी से संबंधित जानकारी पहले पन्ने के ऊपर शेयर की गई। सबसे पहले हम आते हैं कि चक्रवातों का नामकरण कौन करता है। ये आपकी जीके के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि जीके में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे ताऊते अभी जो साइक्लोन का नाम रखा गया है वो कैसे रखा गया है, इसका नाम कैसे सोच के रखा गया है, इसके बारे में इसमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। विश्व में 6 क्षेत्र विशेष मौसम केंद्र और 5 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं, जिन्हें परामर्श जारी करने और चक्रवातों का नाम देने का दायित्व सौंपा गया है। देखिए, 2 संस्थाएं हैं, 6 क्षेत्र विशेष मौसम केंद्र हैं और 5 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र है, जो इस तरह के चक्रवात साइक्लोनों का नाम डिसाइड करते हैं। भारतीय मौसम विभाग इन 6 RSMC में से एक है। जो 6 विशेष मौसम केंद्र है उसमें से भारतीय मौसम विभाग की एक है, जो विश्व मौसम संगठन और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग समिति के 13 सदस्यों को चक्रवात और तूफान के संबंध में परामर्श उपलब्ध कराता है। इस समिति में कौन कौन से देश शामिल हैं? इस समिति में बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। भारतीय मौसम विभाग सूची में जोड़े जाने वाले नामों के लिए आम लोगों से सुझाव लेता है और बशर्ते सुझाए गए नाम अनिवार्य मूलभूत शर्तों को पूरा करते हैं। चक्रवातों के नाम हमेशा नए होने चाहिए। ये नाम विश्व मौसम केंद्र, जो भारतीय मौसम केंद्र नई दिल्ली सहित दुनिया के किसी भी क्षेत्र मौसम विज्ञान में की पहले की सूची में मौजूद नहीं होना चाहिए। विश्व मौसम संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई चक्रवात भीषण तबाही मचाने वाला है, घातक साबित होता है, तो वह नाम हटा दिया जाता है और फिर किसी अन्य चक्रवात के लिए उसका नाम का प्रयोग नहीं होता है।
देखिए, जो अभी ताउते चक्रवात आया था उसका नाम है ताउते, नाम म्यांमार ने सुझाया था, जिसका अर्थ होता है मैक्रो, यानी बहुत तेज आवाज करने वाली छिपकली, है ना। इस सूची को संबंधित क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत अनुमोदित किया जाता है। एक भारतीय मौसम विभाग एक विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रीय मौसम विज्ञान है और इस तरह से चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्षेत्र विशेष के नियमों के अनुसार नाम दिया जाता है। अटलांटिक और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों को वर्णमाला क्रम में नाम दिया जाता है और महिला पुरुषों के नाम बारी बारी से रखे जाते हैं। हालांकि वर्ष 2000 में उत्तरी हिंद महासागर के देशों ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की थी, जिसमें नाम किसी लिंग भेद के बिना देशों के अनुसार वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध किए जाते हैं। सामान्य नियम के अनुसार नामों की सूची क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय मौसम और जल विज्ञान सेवा तथा विश्व मौसम संगठन द्वारा प्रस्तावित होती है। चूंकि संख्याओं तकनीकी शब्दों की तुलना में नामों को याद रखना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए चक्रवातों को नाम दिया जाता है ताकि चेतावनी संदेशों में उन्हें तुरंत पहचानने की मदद मिले और चक्रवातों का नाम देने से मीडिया को भी उनकी रिपोर्टिंग करने में आसानी रहती है। तो ये तो है चक्रवातों से संबंधित जानकारी। एक दूसरा आर्टिकल इसी पृष्ठ पर छपा है जो कि भारतीय अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में है। इसमें से हम महत्वपूर्ण डाटा को शेयर करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो फरवरी 2021 तक अक्षय ऊर्जा जो उत्पादन की 93 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ इस क्षेत्र में सबसे अधिक आगे है। अक्षय ऊर्जा की दिशा में भारत की विकास यात्रा के फलस्वरूप कोयला आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता का हिस्सा 2015 में लगभग 60% से घटकर 4 साल बाद 2019 में 56% रह गए हैं और वर्तमान में भारत का लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा की रिन्यूएबल ऊर्जा की उत्पादक क्षमता को हासिल करना है। स्वच्छ ऊर्जा की लड़ाई में सरकार ने 2010 में, ये समय याद रखने का है, 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्घाटन किया था, राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की थी और इसके कारण इतनी सौर ऊर्जा के बारे में हमने प्रगति की है। ये आर्टिकल कहता है कि मशीनीकरण के कारण कोयला क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी आई है। 2000 से 2015 के बीच अकेले कोयला खनन क्षेत्र में मशीनीकरण के कारण लगभग 1,05,000 नौकरियां कम हुई हैं। अब अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में छोटे पैमाने के हाइड्रो, रूफटॉप सोलर और बायोमास की स्थापित क्षमता के इन्वेट मेगावाट के लिए अधिकतम रोजगार पैदा करने के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए प्रति मेगावाट रूफटॉप और सौर परियोजना के निर्माण और संचालन में लगभग 24 लोग कार्यरत हैं। लघु हाइड्रो परियोजना में 14 लोग और एक बायोमास परियोजना में 16 लोग कार्यरत होते हैं। तो भविष्य के अनुमानों के अनुसार ये उम्मीद की जाती है कि बिजली के क्षेत्र में काफी वर्कफोर्स बढ़ेगा और 2050 तक 3.5 मिलियन वर्कफोर्स इस क्षेत्र में हो सकता है। इसी तरह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी इस अवधि में 3.2 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये पूरे भारतीय जीवाश्म ईंधन क्षेत्र की तुलना में 5 गुना अधिक लोगों को रोजगार दे सकता है। फ्रेंड्स, इसमें और इंफॉर्मेशन भी है, शेयर की गई है। भारत 1.36 बिलियन की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 2020 में इसकी कुल श्रम शक्ति देखिए कितनी ज्यादा होने का अनुमान है, 471,689,092 होने का अनुमान है। ये संख्या भारत की बढ़ती युवा जनसांख्यिकी का संकेत है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की सहायता के लिए भारत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जैसे विशिष्ट संस्थानों का भी स्थापना भारत ने
की है। ये तीनों संस्थाओं के नाम याद करने की ज़रूरत है। और इनके अलावा ऐसे संस्थान के अलावा भारत सरकार ने 2015 में स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स की शुरुआत भी की थी, जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो उपयोगी भी लगा होगा। देर किस बात की है, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। और हाँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।